नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में हम आए हैं फिर से एक बार उपस्थित लेकर के। लगातार हमारी क्लासेस जारी हैं, लेकर के उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी का एक बेहतरीन पेपर। सर्व इंपॉर्टेंट पेपर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें तमाम उन प्रश्नों का संकलन मिलेगा जो बेहतर प्रश्न हैं, आते रहे हैं और हमेशा आते रहते हैं। आइए हम एक एक करके सारे प्रश्नों की व्याख्यात्मक हल कर लेते हैं। किसी एक पेपर के सहारे मत रहना। कम से कम आपको 10 सेट तैयार करने हैं। तैयार नहीं, 10 सेट आपको केवल रिवीजन कर लेना। हमारे साथ मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी पड़े हुए हैं। और आप जो है डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से इसके साथ 4-5 सेट आपको मिल जाएंगे, वो पीडीएफ भी डाउनलोड। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि अज्ञेय जो हैं उनके द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। अज्ञेय के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताना है। आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण या फिर दिनमान। मैं बता दूं, आनंद कादम्बिनी पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट की है। और ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका है। दिनमान अज्ञेय की पत्रिका है, अज्ञेय द्वारा संपादित थी। दिनमान को हम चौथा ऑप्शन सही करेंगे। अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रिका दिनमान है। ठीक है, दिनमान किसकी पत्रिका है? अज्ञेय की संपादित पत्रिका है। ओके। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना निम्न में से कौन है? साहित्यालोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी या फिर आलोचक की आस्था। देखिए, हम आपको बता देते हैं साहित्यालोचन किसकी है। साहित्यालोचन बाबू श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास की है। लेकिन अभी आपसे कह दे कि साहित्यावलोकन किसकी है। साहित्यावलोकन, ठीक है। अब साहित्यालोचन तो बाबू श्याम सुंदर दास की है, लेकिन साहित्यावलोकन कह दे तो ये विनय मोहन शर्मा की है। किसकी है? विनय मोहन शर्मा की है साहित्यावलोकन। साहित्य सहचर किसकी है? साहित्य सहचर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। त्रिवेणी आचार्य शुक्ल की रचना है। किसकी है? शुक्ल की है। आलोचक की आस्था डॉक्टर नगेंद्र की है। नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है आलोचक की आस्था। तो पूछा क्या गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना साहित्य सहचर। वोल्गा से गंगा किस विधा पर आधारित है? किस विधा की रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और बार बार ये इसका पूछा जाता है कि विधा क्या है। तो वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है। अब जब राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है तो ये क्या है? ये कहानी संग्रह है। आप यात्राव्रत आपको ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन आप यात्राव्रत नहीं है, वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, याद रखिएगा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहां पर आपका बाबू श्याम सुंदर दास सही हो जाएगा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन नहीं जानता है कि सरस्वती है? कौन है? सरस्वती है। सन 1900 से 1903 से लेकर के 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी पत्रिका को साहित्य वैजयंती नाम से जाना जाता है। इसी को क्या जानते हैं? साहित्य वैजयंती नाम से। पद्मावत का रचना काल क्या है? आदिकाल, महाकाल, भक्ति काल, रीति काल, क्या है आधुनिक काल? तो पद्मावत भक्ति काल की एक रचना है। सूफी सूफी कवि किसकी है? सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत है। सरोज स्मृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है। और छायावादी कवि इसमें से कौन नहीं है? तो पंत प्रसाद निराला महादेवी हैं, लेकिन नागार्जुन छायावादी कवि नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका फर्स्ट यहां पर सही होगा। निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो आप जानते हैं कि निकसा तुम्यानते मयूख प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम में गयंदनु के जाल को लाल छितिपाल छत्र साल महाबाहुबली कहां लो बखान करो तेरी करवाल को। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि भूषण एकमात्र वीर रस के कवि हैं जो रीतिकाल में हुए। तो रीतिकाल में वीर रस का एकमात्र कवि भूषण, आप लगा दीजिएगा। तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो यहां पर आपके अज्ञेय हैं। इन्होंने
4 सप्तकों का संपादन किया है और इनके सप्तक 1943, 1951 यानी 8 जोड़ने के बाद 1951 में दूसरा सप्तक, 1959 में तीसरा सप्तक और 1979 में चौथा सप्तक प्रकाशित होता है। ठीक है, तो यहां पर तार सप्तक आप आगे लगा लेंगे। आगे बढ़िए, गद्यांश आएगा 10 नंबर में। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधि, करा चुके हैं गद्यांश, सब महामैराथन क्लासेस चल रही हैं लगातार। नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत अनिवार्य है। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक हमने दे दिया है, अगर वहां नहीं मिल रहा है तो आप हमने अबाउट सेक्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा, उसमें हाई लिख के भेजेंगे तो मैराथन क्लासेस की आपको लिंक वहीं पर आ जाएगी। ठीक है, महामैराथन क्लासेस चल रही हैं। 16 को आपको एग्जाम है, 16 फरवरी 2023 को एग्जाम है, तो आप आराम से पढ़िएगा। ठीक है, वहीं से सब आना है, आराम से पढ़िएगा। यहां पर प्रश्न देख लेते हैं, गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता ने अपने गर्भ में अनुपम अमूल्य निधियां छिपा रखी हैं और इन्हीं अनुपम अमूल्य निधियों के कारण, भंडार के कारण, अनगिन खजानों के कारण ही धरती माता वसुंधरा कहलाती। और इस धरती माता से कौन परिचित नहीं होना चाहे? जो जिसका दृढ़ बंधन इस धरती माता के साथ है वो इसकी अमूल्य निधियों से और इस धरती माता से परिचित होना अवश्य चाहेगा। तो ये ऐसे व्याख्या कर देंगे आप। फिर अगला प्रश्न क्या है? दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार पृथ्वी की देह को सजाया है? अब आपको कीवर्ड ढूंढना है, पृथ्वी की देह को। दिन रात बहने वाली नदियां और पृथ्वी की देह को। तो अब यहां पर देखो कहां पर है, यहां ढूंढ लो पूरे गद्यांश में। यही तो है तरीका, यही तो है तरीका। दिन रात बहने वाली नदियां कहां हैं? यहां पर हैं। प्रश्न क्या मिला? प्रश्न है दिन रात बहने वाली नदियों ने किस प्रकार पृथ्वी की देह को सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। कीवर्ड ढूंढो, वर्ड ढूंढो और ढूंढ के गद्यांश में सर्च करो, मिल जाएगा ऑप्शन। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कैसे सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं? तो जड़ पत्थर यहां देखो कहां पर लिखा है, जड़ पत्थर। जड़ पत्थर कहां लिखा है? यहां पर लिखा है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल कुशल शिल्पियों द्वारा संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। तो आपका आंसर मिल गया। पांचवा प्रश्न, आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो आर्थिक विकास शब्द ढूंढो कहां है, आर्थिक विकास शब्द कहां है? ढूंढो भैया ढूंढो, पूरा पढ़ लेंगे तब भी मिल जाएगा। आर्थिक विकास मिला नहीं मिला है? अच्छा, यहां पर फिर से पूरा पढ़ो। आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? पूरा पढ़ लो भाई। आर्थिक विकास यहां नहीं मिला, लेकिन आर्थिक अभ्युदय मिल गया। अभ्युदय का अर्थ विकास होता है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। किसकी? दिन रात बहने वाली नदियों की, जिन्होंने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। लाखों करोड़ों वर्षों की अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन्हीं सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो उत्तर मिल गया। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। पाठ आप समझ गए होंगे, भाषा और आधुनिकता, महान प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का लिखा हुआ है। ऊपर गद्यांश के पाठ का नाम, लेखक का नाम समझ गए। व्याख्या देखिए, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। तो आप लिखेंगे डॉक्टर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी कहते हैं कि विज्ञान की उन्नति के कारण नवीन चीजों का लगातार आविष्कार होता रहता है और जब कभी नवीन आविष्कार होता है तो उसे एक नवीन नाम दिया जाता है। संज्ञा की जगह नाम लिखो, नाम दिया जाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बना। वो जिस भी स्थान पर
उस चीज का निर्माण किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, तो उस स्थान के लोग उस आविष्कार का नामकरण करने के लिए एक नए शब्द की खोज करते हैं, और वही शब्द अक्सर अन्य देशों में बिना परिवर्तन के ले लिया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। सपोज दैट साइकिल कहां की देन, मैकमिलन ने साइकिल बना। अब साइकिल 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 हर दुनिया के हर देश में जाओ वो साइकिल को साइकिल ही कहेंगे। चाइना में चिंग पिंग पोंग पुंग बोलने वाले भी साइकिल को साइकिल कहते हैं, ठीक है, साइकिल कहेंगे क्योंकि उसका नाम चेंज नहीं किया जा सकता। ट्रैक्टर को ट्रैक्टर बोलेंगे। आप इंग्लैंड जाओ तो ट्रैक्टर, अमेरिका जाओ तो ट्रैक्टर, हिंदुस्तान में ट्रैक्टर, अर्जेंटीना में ट्रैक्टर, ठीक है। संसार के किसी भी देश में जाओ, बाइक को बाइक बोलते हैं, कार को कार बोलते हैं, जीप को जीप बोलेंगे, ट्रैक्टर को ट्रैक्टर, साइकिल को साइकिल, फैन को फैन, क्योंकि जिसका आविष्कार, जिसका नामकरण जिस भाषा में हो जाता है, नाम नहीं बदला जाता है। जैसे आधार कार्ड पे आपका नाम बहुत रेयर केस में बदला जाता है, वैसे ही एक आविष्कार करने के बाद उसका नाम चेंज नहीं होता है, उसका नाम बिना परिवर्तन के किसी भी देश में किसी भी भाषा में लिया जाता है। उर्दू में हो, हिंदी में, अंग्रेजी, फारसी, तेलुगु, मलयालम, साइकिल को साइकिल बोलना ही बोलना है, क्योंकि साइकिल का नाम साइकिल ही है, दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है। यही बात यहां पर कहने की कोशिश की है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने कि भाई कोई नई चीज बनती है तो वहां के लोग उसको नया नाम देते हैं, और नया नाम देने के लिए नया शब्द खोजते हैं, और वो शब्द किसी और देश में जब जाता है तो बिना परिवर्तन के लिए स्वीकार किया जाता है। अब यहां पर है कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है, ठीक है। जिस देश में उस वस्तु की सृष्टि की जाती है वह देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द। यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अलग अलग नाम देता रहे तो क्या होगा, उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। क्या होगा, उस चीज को समझने में दिक्कत होगी। नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है, नई चीजों का आविष्कार होने का क्या कारण है, अब बताइए। विज्ञान की प्रगति, क्या कारण है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का आविष्कार होता रहता है। समझ गए आप कि दुख की पिछली रजनी के बीच, सुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दाया झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, कभी मत जाओ इसको भूल, दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा मनु को समझाते, हताश मनु को समझाती हुई श्रद्धा कहती है कि दुख की पिछली रात्रि के मध्य में ही सुख का नवीन सवेरा क्या होता है, सुख का नवीन सवेरा उत्पन्न होता। दुख जो होता है वो एक महीन पर्दा, जैसे रात सुबह होते ही एक महीन बारीक पर्दा ओढ़े रहती है और सूर्य आते ही, सुख आते ही वो पर्दा हट जाता है, ठीक इसी प्रकार दुख भी सुख का एक महीन, सुख जो होता है वो एक महीन दुख का पर्दा ओढ़े रहता है और वो समय आने पर चला जाता। एक पर्दा यह झीना नील, झीना माने बारीक, नील माने नीला, नीला आकाश, ये नीला आकाश एक हल्का सा महीन पर्दा जो है वो छिपाया, जिसमें सुखगात सुख शरीर जो है छिपा रहता है। जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो हे मनु, दरअसल वो जिसको तुम संपूर्ण ज्वालाओं का मूल समझ रहे हो, जिस दुख को समस्त जगत की ज्वालाओं का मूल समझ रहे हो, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो, दरअसल वो दुख अभिशाप नहीं है, वो दुख ज्वालाओं का मूल नहीं है। वो दुख क्या है, ईश का रहस्य वरदान, वह ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है, कभी इसको नहीं भूलना। ये डोंट वरी, दुख आया है तो चला जाएगा,
बताया ना, जिस प्रकार रात्रि और सुबह के मध्य में एक बारीक पर्दा आकाश ओढ़े रहता है और सूरज के आने पर, सुख के आने पर वो पर्दा हट जाता है, ठीक इसी प्रकार सुख भी एक हल्का सा पर्दा ओढ़े रहता है दुख का, और वो पर्दा हटता है तो सुख प्रकट हो जाता है। तो कवि और कविता का नाम बताना है। कवि और कविता का नाम क्या है? कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद कवि हैं, नाटककार हैं, आलोचक तो नहीं कह सकते, कवि हैं, नाटककार हैं, एक निबंध भी लिखे हैं, उपन्यासकार भी हैं और कवि भी हैं, बहुत कुछ हैं जयशंकर प्रसाद, कहानीकार भी हैं। तो कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, कविता का नाम आपका श्रद्धा मनु है और कामायनी से लिया गया है। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। रजनी किसका प्रतीक है? रजनी दुख का प्रतीक है। और सुख का नवल प्रभात कब आता है? दुख की पिछली रजनी के समाप्त हो जाने पर सुख का नवीन प्रभात आता है। व्याख्या हमने है, सुख भोग खोजने आते सब, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मनो, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भरु, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, आंस अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम चिर पुराण तुम चिर नबी, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मनोज। ये गांधी जी बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत की कविता से लिया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी बापू की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, बापू की महानता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग जो हैं वो महज मिट्टी के पुतले होते हैं, वे सब सुख खोजने आते हैं, परंतु आप हे बापू, आप तो सत्य की खोज करने। इस संसार में सभी लोग, अन्य लोग तो मिट्टी के महज पुतले के समान हैं, लेकिन तुम आत्मा और मन दोनों के से सुंदर हो, आत्मा और मन दोनों के कामदेव। जड़ता हिंसा, जड़ता में आपने क्या भरा? जड़ता में आपने हिंसा में, जहां पर हिंसा हो रही थी वहां अहिंसा भर दिया, और स्पर्धा में आपने नम्र ओज का संचार, जहां पर पशुता का, पाश्विक शक्तियों का पंकज खिला हुआ था, पाश्विक शक्तियों के कीचड़ में जो कमल खिला हुआ था, तुमने मानवता की शक्तियों का कमल वहां पर खिला दिया। कवि और कविता का शीर्षक बताइए। कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है और कविता का शीर्षक है बापू के प्रति। आगे प्रश्न देखिए, मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है? तो मानव नश्वर संसार में आकर के सुख की खोज करता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य मिट्टी का एकमात्र पुतला है। सत्य की खोज करने कौन आया? तो बापू सत्य की पंक्ति की व्याख्या कर ही दी। आपका साहित्यिक परिचय देना है। तमाम लोग मेरा दिमाग खा रहे हैं, तमाम लोग मुझे प्रेशर दे रहे हैं हर बार, पिछले वर्ष भी। और जब मैं बताता हूं कि साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय सेम, हल्का सा अंतर नहीं होता। साहित्यिक परिचय आपको पूछे तो भी आपको 2-4 लाइनें जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, मिक्स लिखा जाता है। फिर भी लोगों की समझ नहीं आ रहा है। हर बार मुझे यही कमेंट देखने को मिलता है, साहित्यिक परिचय लिखें कि जीवन परिचय लिखें, क्या अंतर होता? साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में क्या अंतर होता? अंतर क्या? साहित्यिक परिचय में कवि की साहित्यिक उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, जीवन परिचय में उसके जीवन का क्रम लिखा जाता है, जीवन का चरित्र लिखा जाता है, लेकिन बिना जीवन के कोई साहित्यिक परिचय होता नहीं है। तो जीवन परिचय 4 लाइनें लिखने के बाद, जन्म मृत्यु वगैरह पिता का नाम लिखने के बाद साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, जैसा कि मैं हर बार बताता रहता हूं। अब बात रही फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट में आपको जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, भाषा शैली, ये सब 4-5 हेडिंग डाल के फ्लो चार्ट बना के फिर उसके नीचे लिखो। अब ये सवाल भी है कि फ्लो चार्ट बनाने के बाद भी सर क्या लिखें? और क्या फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट मैंने बताया ना, एक ट्रेलर है,
पूरा साहित्यिक परिचय मूवी है, तो ट्रेलर दिखा के मूवी चलती है, तो ट्रेलर दिखाओ फिर मूवी चलाओ। बात समझ में आई है तो शेयर कर दो, ठीक है। आगे बढ़ो। पंचलाइट बहादुर कहानी की कथा वस्तु, कथा वस्तु मतलब होता है सारांश, ठीक है। 80 शब्दों में कह रहा है, 1-1.5 पेज में लिख देना। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य 80 शब्दों में कह रहा है, आपको 1 पेज से कम ही लिखना है, 80 शब्द हो जाएंगे। फिर खंड काव्य में आपको चरिचित्रण अधिकतर याद करना है, जितने भी चरिचित्रण है याद कर लो, आते रहते। फिर खंड खा में आपका आएगा संस्कृत दिग्दर्शिका। चलो, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि ही, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अन्य, भास भारवि भवभूत्यादयो, भास भारव भवभूति आदि का महाकविया महाकवियों ने स्वकीय ही माने अपने ग्रंथ रत्न ही माने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अध्याप माने आज भी पाठका नाम हृदय विराजनते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा अस्माभि माने हम सबको मात्र समम सम्मानीय वंदनीय चा, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृतेनेव सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठास्ति, यह संस्कृत भाषा प्राचीन सभी प्राचीन भाषाओं में प्राचीनतम श्रेष्ठ है। फिर देखिए वो कहां से रहे, संस्कृत भाषा है महत्वम से, ये महामना मालवीय से। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटुः पत्रकारः च आसीत। महामना मतलब महामना मालवीय, विद्वान वक्ता एक विद्वान ज्ञानी वक्ता, धार्मिको नेता और धार्मिक नेता, पटुः पत्रकारः, पटुः माने होता है चतुर, पत्रकारः च आसीत और चतुर पत्रकार थे। परम माने परंतु, अस्य माने इनका सर्वोच्च गुण, सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत, जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि जहां कहीं भी, अयम माने इन्होंने जनान दुखितान पीड्यमानांश अपश्यत, जनान माने लोगों को, दुखितान माने दुखी, पीड्यमानाम माने पीड़ित, अपश्यत माने देखा, तत्रैव माने वहीं पर, सा माने वह, शीघ्रमेव उपस्थितः शीघ्र ही उपस्थित होकर के, उन्होंने सर्वविधम सब प्रकार से, सहायम च अकरोत सब प्रकार से सहायता। प्राणी सेवा अस्य स्वभावा एवं आसीत, प्राणी मात्र की सेवा इनका स्वभाव ही था। अब दिए गए श्लोकों में से संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए, संदर्भ लिख ही लेंगे। सुभाषित रत्नानी का है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, फलस्य साधो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय चारक्षणा। फल की विद्या, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की सुरक्षा मदद करने के लिए। नमे रोचते भद्रम वह उलूकस्य अभिषेचनम, मुझे अच्छा नहीं लगता इस उल्लू का राज्याभिषेक। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, क्रोधित ना होने पर इसका मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने क्या होगा। जातक कथा उलूक जातकम से लिया गया है। आगे बढ़ो। मुहावरों और लोकों, आंख का तारा होना, अत्यधिक दुलारा होना, ठीक है। छोटू अपनी मम्मी की आंखों का तारा है, नाक में नकेल डालना, बंधन बंधन में करना, सावन हरे न भादों सूख, सदैव एक समान रहना, मक्खन लगाना, चापलूस। साक्षरा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सधन अक्षरः, ठीक है, साक्षरा, ठीक है, साक्षरः साधन अक्षरः, दीर्घ संधि हो जाएगी। नरेंद्रा का सही संधि विच्छेद नरधन इंद्रा हो जाएगा। स्वागतम का सही संधि विच्छेद सुधन आगतम हो जाएगा। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनना है। आत्मने, आत्मा, आत्मानम, आत्मनः, आत्मने, तो
तो आत्मने चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। नामना, नाम नाम नामना नामने, तृतीया का एक वचन नामना होता है। फिर शब्द को श्रवण और श्रमण, श्रवण का अर्थ होता है कान और श्रमण का अर्थ होता है सन्यासी। तो हाँ, कान और भिक्षु, ठीक है। अंश और अंश, अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है भाग, तो कंधा और हिस्सा, ठीक है। फिर अंबर के दो अर्थ लिखने हैं अनेकार्थी में। अंबर का एक अर्थ हो जाता है आकाश और एक अर्थ हो जाता है वस्त्र। चपला के दो अर्थ, चपला का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, चपला का अर्थ होता है बिजली भी, बिजली और लक्ष्मी। जड़ का दो अर्थ होता है, जड़ का अर्थ होता है एक मूल और एक जड़ का मतलब होता है स्थिर, जड़ का मतलब मूर्ख भी होता है, ठीक है। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय होता है, वन में रहने वाला वनवासी होता है। दो वाक्यों को शुद्ध करना, महादेवी वर्मा विद्वान नहीं विदुषी, यहाँ विद्वान नहीं विदुषी कवित्री हैं, विदुषी, ठीक है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही हैं, या पढ़ा रहे हैं, देखो पढ़ा रहे हैं लिखेंगे, अध्यापक हैं अध्यापिका नहीं है। तुम मेरे से मत बोलो, तुम मुझसे मत बोलो, मैं लड़के को पढ़ाया हूं, मैंने लड़के को पढ़ाया है। ये श्रृंगार रस, शांत रस, रस छंद अलंकार हम आपको महामैराथन में करा देंगे। अब रही बात ये छात्रवृत्ति, रस छंद अलंकार में एक बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है बच्चों का, सर क्या मुझे स्पष्टीकरण लिखना है? भैया रस में स्पष्टीकरण लिख दो तो अच्छी बात है, हालांकि यही पूछता है कि आप लक्षण और उदाहरण लिखिए, स्पष्टीकरण नहीं पूछता। अब आप कहेंगे कि सर छंद में क्या मात्राएं निकालनी है? आप मात्राएं निकालेंगे तो समझ लो 4 चांद लगा रहे हैं, ठीक है। एक संपूर्ण उत्तर तभी होता है जब संपूर्ण चीजें लिखी जाएं, समझ गए आप मेरी बात का कथन, मेरा कथन क्या है, कहने का तात्पर्य क्या है वो समझ गए कि संपूर्ण परिपूर्ण उत्तर तभी होता है जब स्पष्टीकरण के साथ रस लिखे जाएं, लक्षण उदाहरण और मात्राओं के साथ छंद लिखे जाएं, और लक्षण और उदाहरण के साथ अलंकार लिखे जाएं, नीचे स्पष्टीकरण अलंकार का भी दे दिया जाए, में इस चीज की आवृत्ति होने से ये अलंकार बना, तो ज्यादा बेहतर रहता। हालांकि हम आपको महामैराथन में करा देंगे, बता देंगे, तो जल्द आने वाली है। अपने गांव की सफाई के संबंध में अधिकारी को पत्र देना, तो पत्र लेखन ऑलरेडी 2 पत्र बता चुके हैं, बाकी निबंध कितने याद करने हैं बता चुके हैं, और कुछ निबंध करवा भी चुके हैं, निबंध करवा चुके हैं। बाढ़ की समस्या, स्वच्छता अभियान, आरक्षण व्यवस्था, कृषक जीवन का यथार्थ स्वरूप, तो कृषक जीवन पर भी हम निबंध करा चुके हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पहले जरूर डाउनलोड कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ताकि तमाम बच्चों तक